मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने टॉपिक चल रहा था हैलो एल्केन के भौतिक गुण, और हैलो एल्केन के भौतिक गुण में अपन भौतिक अवस्था, रंग, ज्वलनशीलता, जल में विलयता और क्वथनांक, इनके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सभी टाइप के क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। अब भौतिक गुण में नेक्स्ट अपन करते हैं प्रकाशिक क्रियाशीलता, यानी हैलो एल्केनों की प्रकाश के प्रति क्रियाशीलता। अब देखिए, अपन ने बताया था कि हैलो एल्केन में होता है CX बंध। अब हैलोजन 4 होते हैं तो CX बंध भी कितने हो गए? 4। CF, CCl, CBr और CI, तो ये अपने 4 CX बंध होते हैं। ये फ्लोरो एल्केन में, ये क्लोरो एल्केन में, ये ब्रोमो एल्केन में और ये आयोडो एल्केन में। और अपन ने बताया था कि इनमें सबसे मजबूत बंध होता है CF, क्योंकि फ्लोरीन है उसका आकार हैलोजनों में सबसे छोटा होता है, इसलिए ये बंध है वो, इसकी बंध लंबाई कम होगी, और बंध लंबाई कम होगी तो इसकी बंध प्रबलता अधिक होगी, इसलिए सबसे मजबूत होता है। और सबसे कमजोर कौन सा बंध होता है? CI। यहाँ आयोडीन का आकार है वो सबसे बड़ा है, इसलिए बंध लंबाई है वो सर्वाधिक होगी, और बंध लंबाई सर्वाधिक होगी तो जो बंध प्रबलता है वो सबसे कम होती है, तो ये CI बंध है वो सबसे कमजोर होता है। अब CI बंध सबसे कमजोर होता है, इसलिए ये बंध है वो आसानी से टूट जाएगा। अब ये आसानी से टूट जाएगा, इसलिए क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडो एल्केन की, क्योंकि आयोडो एल्केन में पाया जाने वाला CI बंध है वो सबसे कमजोर होता है। तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं प्रकाशिक क्रियाशीलता, तो CI बंध के सबसे कमजोर होने के कारण प्रकाशिक क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडो एल्केन की। तो देखिए, CI बंध के सर्वाधिक दुर्बल होने के कारण आयोडो एल्केन की प्रकाशिक क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। अब देखिए, आयोडो एल्केन है वो प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से क्रिया करता है? ये अपन ने ले लिया RI, आयोडो एल्केन। अब इसकी प्रकाश के साथ क्रिया का जो समीकरण है वो देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये प्रकाश की उपस्थिति हो गई। अब देखिए, आयोडो एल्केन के अपन ले लेंगे कितने अणु? 2 अणु। अब आयोडो एल्केन है वो प्रकाश की उपस्थिति में आयोडीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण? आयोडीन का। आयोडीन मतलब I2, आयोडीन मतलब I2। तो एक आयोडो एल्केन में आयोडीन का एक परमाणु होता है
और I2 में कितने परमाणु? 2, तो अपन आयोडो एल्केन के कितने अणु ले लेंगे? 2 अणु ले लेंगे। तो आयोडो एल्केन के 2 अणु हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके, क्योंकि आयोडो एल्केन प्रकाश के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो ये प्रकाश के साथ क्रिया करके एक तो देता है आयोडीन, और पीछे क्या बच गया? 2 बच गए आर। तो आर क्या है यहाँ पे? एल्केन। आर एल्केन। तो इस प्रकार आयोडो एल्केन है वो प्रकाश के साथ एक तो देता है एल्केन और साथ में देता है आयोडीन। अब यहाँ पे जो एल्केन बनेगा, यहाँ पे जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन की संख्या आयोडो एल्केन है उससे क्या होगी? दुगनी होगी। अब आयोडो एल्केन में जितने कार्बन होंगे उससे दुगने कार्बन वाला बनेगा क्या? यहाँ पे एल्केन। तो एल्केन में कार्बन की संख्या आयोडो एल्केन से ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पर कैसा एल्केन प्राप्त होता है? उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। कैसा एल्केन प्राप्त होता है? उच्चतर एल्केन। तो ध्यान रखिएगा, आयोडो एल्केन है वो प्रकाश की उपस्थिति में एक तो देता है उच्चतर एल्केन और साथ में देता है आयोडीन। अब देखिए, जैसे अपन आयोडो एल्केन के रूप में ले लें क्या? आयोडो एथेन। ये ले लिया आयोडो एथेन। अब इसके ले लिए कितने अणु? 2 अणु। प्रकाश की उपस्थिति में अब ये यहां से बॉन्ड है वो टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा क्योंकि ये बंध है वो बहुत ही कमजोर होता है। तो ये 2 आई मिलकर बना लेंगे क्या? I2। अब पीछे बच गई CH3CH2। CH3CH2 कितने? 2। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये अपन को देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये अपन को कौन सा एल्केन प्राप्त हो गया? यहाँ पे ब्यूटेन। तो अपना आयोडो एल्केन था आयोडो एथेन। आयोडो एथेन में कार्बन कितने थे? 2। और अपन को यहाँ एल्केन है वो कितने कार्बन वाला प्राप्त हुआ? 4 कार्बन वाला। तो यहाँ पे इस प्रकार उच्चतर एल्केन है वो प्राप्त होता है। तो ये है आयोडो एल्केन की प्रकाशिक क्रियाशीलता। तो इस टाइप से हैलो एल्केन के जो भौतिक गुण है वो क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब अपन स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। अब देखिए, अपन ने 11th क्लास में कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, और कार्बनिक अभिक्रियाओं के अपन ने 11th में 4 प्रकार बताए थे: योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। योगात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन और पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ये 4 प्रकार बताए थे।
अब जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उसको अपन ने आक्रमणकारी के आधार पे 2 भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में सॉरी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और अपन ने 11th में बताया था कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो मुख्य गुण होता है किसका? हेलो एल्केनों का। तो अपन यहाँ पर हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए हेलो एल्केन है वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। हेलो एल्केन है वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। अब देखिए सबसे पहले जो अपन ने अभी अभी बताया, हेलो एल्केन का मुख्य गुण होता है कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है विलोपन अभिक्रिया। तीसरी धातुओं के साथ क्रिया और चौथी हेलो एल्केन का अपचय। तो हेलो एल्केन ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं वो दर्शाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखो नाभिक स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और अभिक्रिया रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन। विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में अपन इन 4 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये हेलो एल्केनों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो हेलो एल्केन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण कौन सी अभिक्रिया होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन से आ गया S और न्यूक्लियोफाइल से आ गया N, इसलिए इसको शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? SN रिएक्शन। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है? देखो इसका नाम क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के द्वारा दूसरे को हटाना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है?
एक के द्वारा दूसरे को हटाना। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन के आगे लिखा है नाभिक स्नेही, यानी यहाँ एक नाभिक स्नेही है वो दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो नाभिक स्नेही है वो क्या होते हैं। अब नाभिक स्नेही अब परमाणु के अपन बीचों बीच है वो शो करते हैं किसको, नाभिक को। और नाभिक में आवेश कौन सा होता है, प्लस, तो नाभिक मतलब प्लस। अब नाभिक स्नेही यानी प्लस से स्नेह करने वाला। अब प्लस से स्नेह कौन करेगा, माइनस। तो जो नाभिक स्नेही है उस पे आवेश होता है माइनस। तो ऐसी स्पीशीज जिस पे माइनस आवेश होता है वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही। अब देखिए अब नाभिक स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल से आ गया NU, न्यूक्लियोफाइल से क्या आ गया NU, और इन पे आवेश क्या होता है, माइनस। तो नाभिक स्नेही को दर्शाते हैं NU माइनस से। अब देखिए इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, इसलिए इसको कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी एक माइनस आवेश वाला दूसरे माइनस आवेश वाले को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और माइनस आवेश वाले को नाभिक स्नेही कहते हैं, इसलिए इसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए यहां पर अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके लिए कर रहे हैं, हेलो एल्केन के लिए। तो ये अपन ने ले लिया हेलो एल्केन RH, और यहां हेलो एल्केन पर आक्रमण कौन करेगा, कोई नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही के लिए NU माइनस। अब देखिए अभिक्रिया किस प्रकार होगी। अपन ने बताया था कि हेलो एल्केन में जो CX बंध होता है, हेलो एल्केन में कौन सा बंध होता है, CX बंध। अब CX बंध की प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्रुवीय। CX बंध की प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्रुवीय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बंध है कार्बन और हैलोजन के बीच, और कार्बन और हैलोजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, हैलोजन की। तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे, हैलोजन के पास। तो यहां से हैलोजन है वो निकल जाएगा किसके रूप में, X माइनस के रूप में, और कार्बन श्रृंखला पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहां से हैलोजन चला गया X माइनस के रूप में, और कार्बन श्रृंखला पे क्या आ गया, प्लस। अब कार्बन श्रृंखला पे प्लस है तो अब इस पे आक्रमण कर देगा कौन, माइनस वाला आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। R प्लस के साथ जुड़ जाएगा NU माइनस, तो ये प्राप्त हो जाएगा अपना उत्पाद RNU। तो ये अपना उत्पाद आ गया RNU। तो देखिए इस अभिक्रिया में देखिए आप क्या हुआ है, पहले R के साथ जुड़ा था X, और उत्पाद में R के साथ जुड़ गया NU, यानी NU माइनस ने X माइनस को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब NU पे माइनस है, ये भी नाभिक स्नेही है, और X है वो माइनस के रूप में गया है,
तो ये भी क्या है, नाभिक स्नेही है। मतलब एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये हैलोएल्केनों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब देखिए हैलोएल्केनों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये दो क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। कितनी क्रिया विधियों द्वारा, दो। अब इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं अपन, एसएन रिएक्शन। अब हैलोएल्केनों की जो एसएन रिएक्शन है दो क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। अब देखिए ये दो क्रिया विधियां कौन कौन सी है। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हैलोएल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसकी दोनों क्रिया विधियां। अब देखिए इसकी दोनों क्रिया विधियां कौन कौन सी है। पहली है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए अपन लिखते हैं एसएन। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का एस, और नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का एन। अब यहाँ पे है एकाणुक, एकाणुक मतलब एक, तो एस एन के ऊपर लिख देंगे एक, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन कहेंगे। और इसकी जो दूसरी क्रिया विधि है वो है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी क्रिया विधि है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए SN, अब यहां है द्विअणुक मतलब दो, तो SN के ऊपर लगा देंगे 2, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो हैलोएल्केनों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब अपन इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए एकाणुक मतलब यूनिमोलिकुलर,
एकाणुक मतलब यूनिमोलिकुलर, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, अभिक्रिया, रिएक्शन, और इसको शॉर्ट में कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं यूनिमोलिकुलर, एक यानी यूनि, अणुक यानी मोलिकुलर, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, अभिक्रिया, रिएक्शन, शॉर्ट में कहते हैं SN1 रिएक्शन। अब देखिए इस क्रिया विधि में क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो ये ध्यान में रखना है, यह क्रिया विधि दो पदों में संपन्न होती है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अपन को ये ध्यान रखना है, ये क्रिया विधि कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में। अब देखिए जो प्रथम पद है उसमें भाग लेता है कौन? केवल हेलो एल्केन। प्रथम पद में केवल हेलो एल्केन भाग लेगा। और क्या होता है देखिए प्रथम पद में, यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच बंध है। अब कार्बन और हैलोजन में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है हैलोजन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? हैलोजन, और ये निकल जाएगा X माइनस के रूप में, और R पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो R पे आ गया प्लस और ये निकल गया X माइनस। तो ये इसका प्रथम पद है जिसमें केवल हेलो एल्केन भाग लेता है, और इसमें हैलोजन है वो X माइनस के रूप में चला जाता है और कार्बन श्रृंखला पे आ जाता है प्लस। तो देखिए यहाँ कार्बन पे क्या है? प्लस आवेश है। कार्बन पे क्या है? प्लस आवेश। अब आपने 11th क्लास में मध्यवर्ती पढ़े थे, कार्बनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले मध्यवर्ती, मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन। तो यदि कार्बन पे क्या हो? प्लस आवेश हो, तो उनको कहते हैं कार्बोकेटायन। तो यहाँ मध्यवर्ती के रूप में बनता है कार्बोकेटायन। तो ये यहाँ मध्यवर्ती बनता है कार्बोकेटायन। तो ये इसका पहला पद है। अब जो द्वितीय पद है उसमें आएगा कौन? नाभिक स्नेही। अब यहां पहले पद में किसका निर्माण हुआ? R प्लस का, कार्बोकेटायन का। तो इस R प्लस पर दूसरे पद में आक्रमण कर देगा कौन? नाभिक स्नेही। तो R प्लस NU माइनस, ये बन जाएगा RNU, और ये RNU आपका बन गया क्या? उत्पाद। तो इस प्रकार SN1 है वो दो पदों में संपन्न होती है। अब देखिए इसका जो प्रथम पद है वो धीमी गति से संपन्न होता है, इसलिए ये धीमा पद होता है। और जो दूसरा पद है वो तीव्र गति से संपन्न होता है, तो ये तीव्र पद होता है। अब देखिए हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण अभी आपने थोड़ी देर पहले इसी प्रकार से लिखा था, RX प्लस NU माइनस, यहाँ X चला जाता है माइनस के रूप में और NU माइनस जुड़ जाता है R के साथ, तो RNU प्लस X माइनस।
इसी प्रकार से लिखा था आपने। तो देखिए इसके साथ आप मैच कर सकते हो। अपने यहाँ अभिकारक है वो दो है, एक तो हैलो एल्केन और एक नाभिक स्नेही। अब SN1 में प्रथम पद में केवल एक ही अभिकारक भाग लेता है, कौन? हैलो एल्केन, और ये इस पद में निर्माण करता है कार्बोकेटाइन का। अब अपना जो दूसरा अभिकारक है कौन? नाभिक स्नेही, ये भाग लेता है यहाँ दूसरे पद में, और ये कार्बोकेटाइन पे आक्रमण करता है और निर्माण कर देता है उत्पाद का। अब देखिए अपने उत्पाद है वो दो है, RNU और X माइनस। तो RNU मुख्य उत्पाद का निर्माण देखो दूसरे पद में हो रहा है, और X माइनस है वो बन गया था पहले पद में ही। तो ये इस प्रकार SN1 रिएक्शन है वो दो पदों में संपन्न होती है। अब देखिए ये इसका पहला पॉइंट है कि ये दो पदों में इस प्रकार से संपन्न होती है। अब देखिए अब देखिए गुलबर्ग और बागे का आपने 11th में पढ़ा था, गुलबर्ग और बागे का सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब गुलबर्ग और बागे के सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, जैसे SN1 यहाँ पे अपने दो पदों में संपन्न होती है, तो यदि वो रासायनिक अभिक्रिया कोई एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो धीमी गति से संपन्न होने वाले पद पर निर्भर करता है। तो देखिए SN1 में अपना धीमा पद कौन सा होता है? पहला।
और गुलबर्ग और बागे के द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता। तो गुलबर्ग और बागे के सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो समानुपाती होता है वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की सांद्रता। सभी अभिकारक नहीं, केवल वही अभिकारक जो वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। अब देखिए, अभी अपन ने SN1 के दोनों पदों को देखा। वहां पे जो पहला पद था वो क्या था, धीमी गति से संपन्न हो रहा था। तो यहाँ पे धीमी गति से संपन्न होने वाला पद क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। तो SN1 में जो पहला पद है वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। और पहले पद में कौन सा अभिकारक भाग ले रहा था, पहले पद में भाग ले रहा था हेलो एल्केन। तो SN1 का जो अभिक्रिया वेग है वो केवल कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए, अपना जो यहाँ दूसरा पॉइंट है वो है SN1 का अभिक्रिया वेग केवल वेग निर्धारक प्रथम पद जो क्या होता है, धीमा, में भाग लेने वाले अभिकारक हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। नाभिक स्नेही NU माइनस जो कि दूसरा अभिकारक था की सांद्रता पर नहीं। तो SN1 का अभिक्रिया वेग है वो केवल पहले पद में भाग लेने वाले हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्योंकि नाभिक स्नेही है वो भाग ले रहा था कौन से पद में, दूसरे पद में, जो कि तीव्र गति से हो रहा था, और तीव्र गति वाला पद है वो वेग निर्धारक नहीं होता। तो देखिए, पहला पद है वो ये था RX, हेलोजन चला गया X माइनस के रूप में, R प्लस X माइनस, और सेकंड में R प्लस कार्बोकेटाइन पे आक्रमण कर दिया था नाभिक ने NU माइनस ने, ये तीव्र पद था और ये उत्पाद बना था RNU। ये SN1 के क्या है, दोनों पद है। अब पहला पद है वो धीमा है, इसलिए ये क्या है, वेग निर्धारक पद है। और इसमें केवल कौन सा अभिकारक भाग ले रहा है, हेलो एल्केन। नाभिक नहीं है दूसरा अभिकारक, वो तो दूसरे पद में भाग ले रहा है।
ये दूसरा पद वेग निर्धारक नहीं है। तो यहाँ अभिक्रिया वेग केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो देखिए SN1 की अभिक्रिया वेग समीकरण, तो SN1 की अभिक्रिया वेग समीकरण कह दो, चाहे वेग व्यंजक कह दो, एक ही बात है। तो अब अपन करेंगे SN1 की अभिक्रिया वेग समीकरण या कह दीजिए वेग व्यंजक। तो देखिए अभिक्रिया वेग समानुपाती होगा वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता पर। तो यहाँ वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाला अभिकारक कौन है? हेलो एल्केन। तो यहाँ अभिक्रिया वेग समानुपाती होगा हेलो एल्केन की सांद्रता पर। तो SN1 की जो अभिक्रिया वेग समीकरण है उसमें केवल कौन सा अभिकारक आएगा? हेलो एल्केन ही आएगा, नाभिक स्नेही इसकी समीकरण में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो वेग स्थिरांक आएगा के यहाँ पे क्या है? वेग स्थिरांक। तो के यहाँ पे है अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो ये SN1 की क्या है? अभिक्रिया वेग समीकरण है। अभिक्रिया वेग बराबर के Rx की सांद्रता। अब देखिए इसको SN1 कहने का कारण क्या है? SN के ऊपर यहाँ पे 1 क्यों लगा है? SN के ऊपर 1 क्यों लगा है? यहाँ इसके नाम में एकाणुक क्यों आता है? एकाणुक के कारण यहाँ पे 1 लगा है। तो यहाँ पे एकाणुक क्यों आया है, इसका मतलब क्या है? देखिए अपने पास अभिकारक कितने थे? 2 थे। अभिकारक अणु कितने थे? 2। हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही, 2 अभिकारक थे, हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही। लेकिन अभिक्रिया वेग है वो केवल एक ही अभिकारक हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। या फिर ऐसे कह दीजिए कि वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद कौन सा था? पहला, उसमें अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग ले रहा है। कौन? हेलो एल्केन। तो यहाँ वेग निर्धारक पद में अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। तो इसके ये 2-3 पॉइंट हो गए, इनको आप ध्यान में रखना और बाकी अपन इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।